हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोजाना आपको 10 बजे संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है दोस्तों आपका वाच्य। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वाक्य के कथन प्रकार को वाच्य कहा जाता है। किसे? कथन, जो कथन होता है वही आपका कथन का जो प्रकार है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और बात कर लेते हैं तीनों वाच्यों की। वाच्य जो होते हैं वो तीन होते हैं। तो तीनों वाच्यों की कर्त कर्म भाव प्रधानता को ही वाच्य कहते हैं। और संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं? तो दोस्तों वाच्य होते हैं आपके तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं दोस्तों। इसकी मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में से जा करके संपूर्ण जो है सिलेबस के अनुसार आप अपनी संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में से चले जाएं, वहां पर से दोस्तों संस्कृत के टॉपिक वाइज आप देख लेना। ठीक है दोस्तों। तो आपके जो वाच्य हैं वो तीन होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक आज का। वाच्य वाच्य से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में हैं। तो दोस्तों अब की बार आपको क्लियर करना है, क्या करना है? यूपी टेट। और यूपी टेट में दोस्तों आपको जो है संस्कृत में लेके आने हैं 30 में से 30 नंबर। तो 30 में से 30 नंबर लेके आने हैं। तो रोजाना दोस्तों आप लाइव आया करो, अपना स्कोर देखा करो। जो टॉपिक मैं करा रही हूँ उससे बाहर संस्कृत में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर देना, जिससे और जो हमारे भाई बहन हैं, हमारा एक परिवार है, उन तक ये वीडियो पहुंचे जो उनके लिए ये महत्वपूर्ण बने। ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं आपका जो है वाच्य परिवर्तन। ठीक है, यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हैं। तो सबसे पहले वाक्य का बात करते हैं कि वाक्य के कहने की विधि को, जो वाक्य की कहने की विधि होती है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है, कारक कहा जाता है, समास या संधि? बताइए दोस्तों फटाफट से। तो ये कहा जाता है वाच्य, क्योंकि वाच्य की बात हो रही है तो वाच्य ही कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया था। बताइए, 2, 4, 3, 5 कितने होते हैं दोस्तों? तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से वाच्य नहीं है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य नहीं पूछा है। तो आपका दोस्तों ये कारक वाच्य है, ये वाच्य नहीं होता है। तो इसका जो तीसरा है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कर्तवाच्य के संदर्भ में। क्या है? कर्तवाच्य के संदर्भ में सही कथन नहीं है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार, कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो सही कथन नहीं है, तो कौन सा है बताइए? ये है फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन, कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, कर्म वाच्य के वाक्यों में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की बात चल रही है, तो बताइए दोस्तों फटाफट से। तो कर्म की बात चल रही है तो कर्म की प्रधानता होगी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य के संदर्भ में असत्य कथन है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार, कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति। तो छठवें का कौन सा सही है? छठवें का दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसमें भाव होता है। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, करणवाच्य, क्या होता है इसमें बताइए? तो इसका दोस्तों भाववाच्य, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वाच्य में कर्म का अभाव होता है? कर्म का अभाव होता है। भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही है इसका? इसका दोस्तों आपका 8वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्म का अभाव होता है तो वो होता है आपके भाववाच्य में। ठीक है, 8वें का ए ऑप्शन सही है। अगला है, भाववाच्य के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन है वो है आपका उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, बिल्कुल सही है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की होती है, बिल्कुल राइट है। अकर्मक धातुओं से ही भाववाच्य होता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाववाच्य का वाक्य नहीं है। मया हश्यते सीता गच्छति त्वया स्थीयते ईश्वरेण
भूयते, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें ये सीता गच्छति, सीता जाती है, तो ये जा रही है, इसमें कोई भाव नहीं है, तो आप नहीं पूछा है, तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कर्म वाच्य का कथन नहीं है। कर्म वाच्य का कथन नहीं है तो ये आपको बताना है। मया पत्रम लिख्यते, अहम रामायणम पठामि, त्वया विद्यालयः गम्यते, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। तो इसका 11 में का कौन सा ऑप्शन सही है? इसका है दोस्तों अहम रामायणम पठामि, नहीं पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अध्यापकः पाठम पठति, इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित करें, यानी कि अध्यापक पाठ को पढ़ाता है, ये आपको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अध्यापकेन पाठ पठ्यते, अध्यापकेन पाठ पठ्यते, ये वाला बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला है मया चंद्रः दृश्यते, वाच्य परिवर्तन करें। मया चंद्रः दृश्यते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका है अहम चंद्रम पश्यामि, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अहम चंद्रम पश्यामि। अगला है सही सुमेलित नहीं है। सह ग्रामम गच्छति, तेन ग्रामम गम्यते, ये सही है। बालका पत्रम लिखति, बालकेन पत्र लिख्यते, सह कथा शृणोति, तेन कथा श्रूयते, गायकः गीतम गायति। इसमें से आपको जो सुमेलित नहीं है वही ऑप्शन इसको छांटना है। तो दोस्तों इसका जो है आपका डी ऑप्शन सही है, गायकः गीतम गायति, गायकई गीतः गायते, यानी नहीं पूछा है, तो बाकी के सभी सुमेलित हैं आपके, यही सुमेलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। असत्य कथन छांटिए, इसमें आपको असत्य कथन देखना है कर्तवाच्य और भाववाच्य में। तो इसमें 15 में कौन सा सही है? डी, त्वम पठसि त्वया पठ्यसि, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? विभक्ति बतानी है, तो बताइए दोस्तों फटाफट से, आपकी कर्मवाच्य और भाववाच्य में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये दोस्तों आपकी तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है, ज़्यादा बोर मत होइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पे आपका जो ये चैप्टर है, इसमें से दोस्तों आप पिछले पेपर लगा के देख लेना, क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्तवाच्य में कर्म किस विभक्ति में होता है? जो कर्तवाच्य होता है उसमें कर्म जो है किस विभक्ति में होता है? तो विभक्ति में कौन से में होता है? ये है आपका 33 का दोस्तों जाता है ऑप्शन बी के लिए, ठीक है। द्वितीय विभक्ति जो होती है वही आपकी बिल्कुल सही है। कर्तवाच्य में कर्म किस विभक्ति में होता है? द्वितीय में। अगला है कर्तवाच्य में क्रिया होती है, 34 का कौन सा आंसर सही है दोस्तों? कर्ता के अनुसार। जो कर्तवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य में क्रिया होती है, तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? तो 35 का ऑप्शन जाता है कर्मानुसारिणी, कर्मानुसारिणी। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति का होता है? कर्म जो है, तो बताइए दोस्तों 36 का आपका ए प्रथमा का होता है। कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो आपका प्रथमा विभक्ति का होता है। अगला क्वेश्चन है भाववाच्य में कर्म किस विभक्ति में होगा? भाववाच्य में कर्म किस विभक्ति में होगा? तो वो होगा आपका कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होता है। अगला है कर्तवाच्य में कर्ता होगा, तो कर्तवाच्य में होता है आपका प्रथमा में, ठीक है, प्रथमा में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाववाच्य में क्रिया होती है, तो कर्ता के अनुसार कर्म के अनुसार यक प्रत्यांत प्रथम पुरुष एकवचन में या स्वैच्छिक में, कौन सा सही है इसमें? इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही है, यक प्रत्यांत प्रथम पुरुष एकवचन में। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य संभव है, तो कर्मवाच्य संभव है किसमें है? ये है केवल सकर्मक में। जो कर्म होता है वो दोस्तों आपके सकर्मक क्रिया के अंदर किया जाता है, अकर्मक में आपका जो है कर्म नहीं होगा। तो इसका जो कर्मवाच्य है वो ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है आपके बी के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है केवल सकर्मक के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है वो है फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है इसमें किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? जो कर्म के अनुसार जो क्रिया चलती है वो किस में चलती है? तो वो ऑप्शन जाता है आपका सी के लिए, कर्म वाच्य में ही दोस्तों आपकी क्रिया जो है कर्म के अनुसार चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बालकेन ग्रंथः दृश्यते, यह वाक्य है, तो यह वाक्य है, तो इसका ऑप्शन जाता है बी के लिए, कर्म वाच्य के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाववाच्य की क्रिया है, तो भाववाच्य की क्रिया कौन सी है? करोति, हसति, पठति, हस्यते, कौन सी वाली है भाववाच्य की?
जिसमें भाव की प्रधानता होती है वही आपका भाववाच्य होता है। तो 43 का दोस्तों सही आंसर है आपका डी, हस्यते। ठीक है, ये भाव के द्वारा ही आदमी हंसता है। अगला है भाववाच्य का वाक्य नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रामः गच्छति ये वाला जो है भाववाच्य नहीं है। बाकी का वह सोता है, जब भाव होगा तभी सोएगा। तया भूयते बालकै हस्यते ये सभी आपके भाव के अंदर आते हैं, लेकिन रामः गच्छति ये आपके कर्म के अंदर आ जाएगा। तो इसका जो है नहीं ऑप्शन आपका डी जलाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो यूपी टेट में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं आपके वाच्य से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी इस पर देख लेते हैं। ठीक है, आप इसके आंसर बताना दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो 2013 में आ चुका है, रामः गच्छति का भाववाच्य होगा, क्या होगा बताइए। तो ये होगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, रामेण गम्यते। कौन सा होगा, रामेण गम्यते। अगला क्वेश्चन है, मया रामः दृश्यते वाक्य का भाववाच्य परिवर्तन करने पर क्या होगा। 2016 में आ चुका है और इसका होगा अहम रामम पश्यामी, अहम रामम पश्यामी, यानी कि इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अगला है, मैं मुख में बोलता हूँ, मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का अनुवाद क्या होगा। मैं मुख से बोलता हूँ 2016 में आ चुका है, तो इसका क्या होगा, वाक्य का अनुवाद करना है तो क्या होगा दोस्तों बताइए फटाफट से। तो इसका होगा अहम मुखेन वदामी। अहम मैं का हो गया अहम और मुखम का हो गया से लगा हुआ है, इसमें दोस्तों तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो मुखेन वदामी यानी बोलता हूँ। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गुरुः शिष्यम पाठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा 2017 में आ चुका है, बताइए क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों आपका सी, गुरुणा शिष्यः पाठ्यते, गुरुणा शिष्यः पाठ्यते। अगला क्वेश्चन है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है 2017 में आ चुका है, तो इसका जो अनुवाद होगा वो क्या होगा। तो वो अनुवाद होगा आपका जो है सी ऑप्शन, बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू यानी कि दोस्तों रुचि वाले जो बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो ये कौन सा है आपका बालकाय। बालक यानी चतुर्थी विभक्ति रोचक वाली चीजें होती हैं वो आपकी चतुर्थी विभक्ति में पहुंच जाती हैं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है। जो कर्म वाच्य होता है उसमें क्रिया किसके अनुसार होती है, 2017 में आ चुका है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही जाता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, राज्ञः विप्रेणगाम दीयते, राज्ञः विप्रेणगाम दीयते, यानी इसमें कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों कर्म के अनुसार। ठीक है, कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। राजा विप्राय गाम ददाती का वाच्य परिवर्तन होगा 2017 में आया है, तो क्या होगा इसका। इसका दोस्तों होगा आपका जो है ए ऑप्शन, राज्ञः। इसका होगा जो है आपका राजा विप्राय गाम ददाती, तो इसका होगा राज्ञः विप्राय गाम दीयते। ठीक है, क्या होगा इसका, इस वाले का दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है और इसका 51 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं बाजार जाता हूँ, इसका संस्कृत में कर्म वाच्य क्या होगा, 2017 में आया है, तो क्या होगा इसका। इसका होगा दोस्तों बी, मया आपणः गम्यते, मया आपणः गम्यते। अगला क्वेश्चन है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। तो इसका अनुवाद होगा मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते। अगला क्वेश्चन है, वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन क्या होगा। तो वो होगा आपका अस्माभिः हस्यते, 2013 में आ चुका है दोस्तों। इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 20 फल का अनुवाद होगा, 20 फल का क्या होगा बताइए जल्दी फटाफट से। तो इसका होगा विंशतिः फलानि, विंशतिः फलानि। अगला क्वेश्चन है आपका 100 पुरुष का अनुवाद होगा, 100 पुरुष का अनुवाद देख लीजिए कितना इजी आया है, 2013 में आया है, बताइए क्या होगा। इसका दोस्तों होगा आपका शतम पुरुषः, 100 का होगा शतम और पुरुषः माने पुरुष। किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, तो वो चलती है आपकी कर्म वाच्य के अनुसार। ठीक है, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, दो, तो ये चलेगी आपके कर्म वाच्य के अनुसार। तो 57 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, माता गुरुतरा भूमे का हिंदी में अनुवाद होगा, माता गुरुतरा भूमि का हिंदी में अनुवाद क्या होगा बताइए। तो ये होगा आपका जो है ए, माता भूमि से बड़ी होती है,
क्या होगा इसका? ए ऑप्शन सही है। माता भूमि से बड़ी होती है, माता गुरु जैसी होती है, माता और गुरु भूमि जैसे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से बड़ी होती है, ये ऑप्शन सही है। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है, 2013 में आ चुका है। क्या संबंध है बताइए? तो ये संबंध है क्रिया से। किससे है? क्रिया से, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला है छात्र उपविशति। छात्र उपविशति है तो क्या है ये है दोस्तों आपका ए, कर्तवाच्य। छात्र उपविशति कर्तवाच्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा? पूज्य, पूजनीय, पूजनीय, इनमें से कोई नहीं, यानी अशुद्ध पूछा है। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से? पूजनीय, पूजनीय, जबकि पूजनीय अशुद्ध पूछा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अगला है गलत वर्तनी। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो कौन सा है गलत वर्तनी वाला? तो ये है दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उभयलिंग। ठीक है, लिंग होते हैं आपके 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पुरुषवाची का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में स्त्री का, नपुंसकलिंग में बेजान वस्तुओं का, उभयलिंग उसमें बताया ही नहीं है। तो गलत वर्तनी वाला शब्द है आपका उभयलिंग। अगला क्वेश्चन है चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग होना। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? अशुद्ध वर्ण विपर्य, अशुद्ध आगम, अशुद्ध वर्ण लोप, अशुद्ध मात्रा का भेद। कौन सा है बताइए दोस्तों? अशुद्ध वर्ण विपर्य। ज़्यादा बोर मत आइए दोस्तों, जी वही इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी टेट में आ चुके हैं, आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी मैं टॉपिक करा रही हूँ सिर्फ इन्हें ही कर लेना दोस्तों, आपके संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फरवरी 2014 में आ चुका है, तो कौन सा सही है इसका दोस्तों? सी, विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण के लिए गाय दे दो, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, शुद्ध चयन किया है, विप्राय गाम ददाती। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। फरवरी 2016 में आ चुका है। स पुस्तकम पठसि, सा विद्यालयम गच्छतः, तौ विद्यालयम गच्छतः, ते पुस्तकम पठत। कौन सा सही है बताइए दोस्तों फटाफट से? इसका आपका सी, तौ विद्यालयम गच्छतः। बाकी के सब आप देख लीजिए गलत है, शुद्ध वाक्य चुनना था। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन है रामस्य विना जीवितुम नोष्यते। ये वाला वाक्य आपका अशुद्ध है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सृष्टि ये वाला जो है। ठीक है, रामस्य विना जीवितुम नोष्यते। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों फटाफट से। युवाम आगच्छत भवान तत्र गच्छन्ति, वयम दृश्यामः राजा आसनम अधितिष्ठति। कौन सा सही जाएगा? तो ये है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, राजा आसनम अधितिष्ठति। अगला है शुद्ध वाक्य है अहम गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति, त्वम गृहम गच्छसि। इसका जो शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो शुद्ध वाक्य होगा आपका डी ऑप्शन सही है, त्वम गृहम गच्छसि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका शुद्ध वाक्य है 2013 में आ चुका है दोस्तों। तो बताइए फटाफट से। सह ग्रंथ पठति, तेन ग्रंथम पठ्यते, तेन ग्रंथः पठ्यते, तम ग्रंथः पठति। कौन सा इसमें शुद्ध है? तो ये है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तेन ग्रंथः पठ्यते। अगला क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण के अनुसार, किसके? संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है? उपरोक्त, उपर्युक्त, अपरोक्त, उपरोक्त। कौन सा सही है बताइए फटाफट से? तो ये है उपर्युक्त। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। 2013 में आ चुका है। मम न रोचते मोदकम, माम न रोचते मोदकम, मह्यम न रोचते मोदकम, मत न रोचते मोदकम। दोस्तों मैंने ये करा दिया है अभी, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या है? तो ये जाएगा मह्यम न रोचते मोदकम। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, फरवरी 2014 में आया है, तो कौन सा है? शिष्यासनम अधितिष्ठति, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए। सह किम पठति, तौ किम कुर्वन्ति, बालिका कुत्र गच्छसि, ता विद्यालयम गच्छन्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ता विद्यालयम गच्छन्ति। आई होप दोस्तों आपको ये वाक्य परिवर्तन बिल्कुल पसंद आए होंगे। तो जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। और फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इधर उधर ना भटकें कि ये यूट्यूबर सही है या इसके नोट्स सही हैं, इस चक्कर में मत पड़ें दोस्तों। आपके जो भी आपके पास में नोट्स हैं अपने लिखे हुए, उनसे तैयारी कीजिए।
आप दोस्तों यूपी टेट में बेहतरीन स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, अपने नोट्सों से अपनी पढ़ाई कीजिए। रोजाना आपको संस्कृत की क्लास देती हूँ, आप इस क्लास को जरूर देखा करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। आप लोग तैयार रहिएगा, कल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।